Bismillahirrahmanirrahim. Now the lesson number 7, the hypothesis testing and characteristics. अब hypothesis क्या है? Hypothesis basically a tentative statement. आप कोई भी चीज ऑब्जर्व करते हैं, आप उसकी ऑब्जर्वेशन की बेस पर अगर कोई एक स्टेटमेंट दे देते हैं, दैट इज योर hypothesis. सपोज आप अगर ऑब्जर्व करते हैं कि मैं अगर रात को सपोज अगर सैलड खाता हूँ तो जो मेरा स्टमक है वो प्रॉब्लम करता है। इट मीन्स अब ये आपकी ऑब्जर्वेशन, आप इसकी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर कहते हैं कि द ईटिंग सैलड एट नाइट कॉजेज स्टमक प्रॉब्लम। अब आपने ये एक स्टेटमेंट दे दी, दिस इज योर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अब इसी हाइपोथेसिस को बेस बनाकर हम इस पूरे चैप्टर को रीड आउट करते हैं। प्रोपोजिशन में पिछले चैप्टर में पढ़ा था, और द स्टेटमेंट्स अबाउट वेरिएबल्स कंसिडर टू बी ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स होती हैं अबाउट एनी वेरिएबल जो कि ट्रू और फॉल्स हम उनको कंसिडर कर सकते हैं। अगर वो स्टेटमेंट टेस्टेबल हो, हम उसको टेस्ट कर सकते हो, तो दैट प्रोपोजिशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। द प्रोपोजिशन दैट कैन बी वेरीफाइड टू डिटरमिन इट्स रियलिटी इज अ हाइपोथेसिस। Therefore, one can say that hypothesis is a verifiable counterpart of a proposition. ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि hypothesis प्रोपोजिशन का वेरीफाइबल काउंटरपार्ट होता है, इसी का हिस्सा है, बट वेरीफाइबल होना चाहिए वो, आप उसको टेस्ट कर सकते हो। हाइपोथेसिस को डिफाइन किया हुआ यहाँ पर, लॉजिकली कंजेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल स्टेटमेंट। कोई दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का आपस में आप रिलेशनशिप इन अ स्टेटमेंट बता रहे हैं, दैट इज, और लॉजिकली कंजेक्टेड होने चाहिए रिलेशनशिप, दैट इज योर हाइपोथेसिस। अब सपोज ऐसा नहीं कि हाइट आपकी इंक्रीज होने की वजह से आपको स्टमक के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, अब ये इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। ठीक है, तो आप जब कोई सेंस ना बन रही हो तो आप उसकी बेसिस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, कोई हाइपोथेसिस नहीं बना सकते। इट शुड बी लॉजिकली कंजेक्चर्ड रिलेशनशिप। देन रिलेशनशिप इज प्रपोज्ड बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्गुमेंटेशन। स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्गुमेंट होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हाइपोथेसिस की आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि जो सैलेड खाने से रात के टाइम यू हैव अ स्टमक प्रॉब्लम। आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं और खुद से भी बनाने की कोशिश करें हाइपोथेसिस। यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। ऑफिसर्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन हैव हायर देन एवरेज लेवल ऑफ कमिटमेंट। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिसर्स हैं उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट एवरेज से हायर है। अब इसमें जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है, इट इज अ वेरिएबल। Second hypothesis, level of job commitment to the office is associated with level of efficiency. यहाँ पर दो variables यूज हुए हैं, level of job commitment, the second one is the level of efficiency. और इन दोनों के दरम्यान में रिलेशनशिप बता रहे हैं कि ये they both are associated with each other. The next hypothesis, level of job commitment of the officers is positively associated with their level of efficiency. ऊपर वाले में सिर्फ रिलेशनशिप बताया था, इसमें बता रहे हैं रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और फोर्थ वाला एग्जांपल, द हायर ऑफ लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स द लोअर देयर लेवल ऑफ एब्सेंटिज्म। यहाँ पर मोर क्लैरिफाइड फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस है कि जितना ज्यादा जॉब कमिटमेंट का लेवल होगा उतना ही एब्सेंट होने का जो रेट है वो कम से कम होगा। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को बताया हुआ है कि फर्स्ट हाइपोथेसिस में सिंगल वेरिएबल यूज किया हुआ है, ऐसे स्टेटमेंट या ऐसा प्रोपोजिशन जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, दैट इज कॉल्ड यूनिवेरिएट प्रोपोजिशन। सेकंड में दो यूज किए हैं वेरिएबल और दोनों में एसोसिएशन बताई है। थर्ड में दोनों दो वेरिएबल यूज किए हैं और इनमें एक रिलेशनशिप की डायरेक्शन बता दी है। यहाँ पर हमें नहीं पता था कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये टू वे हाइपोथेसिस है। ठीक है, टू साइडेड है। इसमें क्लियर बता दिया कि पॉजिटिव एक डायरेक्शन दे दिया, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो इट इज डायरेक्टेड हाइपोथेसिस। ये जो ऊपर वाला है नॉन डायरेक्टेड हाइपोथेसिस है। And then the fourth hypothesis, level of efficiency has been replaced with the level of absenteeism, the direction of relationship between the two variables। और यहाँ पर again relationship बताया जा रहा है, हाई जॉब कमिटमेंट होगी, लोअर लेवल ऑफ एब्सेंटिज्म होगा। देन टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, अब ये जो हमने ऊपर इसके चार हाइपोथेसिस पढ़े, इन्हीं को बेसिस बनाकर हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस रीड आउट करने लगे हैं। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, ऐसा हाइपोथेसिस जो जस्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा है किसी भी वेरिएबल के बारे में, और ये डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस ज्यादातर यूनिवेरिएट होते हैं, इनमें सिंगल वेरिएबल यूज किया जाता है, कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस। और डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस ज्यादातर किसी चीज के एग्जिस्टेंस या साइज या फॉर्म या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम वेरिएबल बता रहा होता है। अब ये जो ऊपर वाले चार हमने पढ़े हैं, इनमें से फर्स्ट वाला देखिए, ऑफिसर इन माय ऑर्गेनाइजेशन हैव हायर देन एवरेज लेवल ऑफ कमिटमेंट। अब ये एक यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस है और ये एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है सिंपल, दिस इज द डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। ये एग्जांपल इन्होंने ये यहाँ पर बता दिए। देन रिलेशनल हाइपोथेसिस, नाम से पता चल रहा है रिलेशनल, रिलेशनशिप, ऐसा हाइपोथेसिस जो रिलेशनशिप बता रहा होगा बिटवीन द टू वेरिएबल्स और मोर वेरिएबल्स।
This is the proposition that describe a relationship between two variables. The relationship could be non-directional. अब रिलेशनशिप नॉन डायरेक्शनल भी हो सकता है या डायरेक्शनल भी हो सकता है, जैसे मैंने थर्ड और फोर्थ सेकंड और थर्ड हाइपोथेसिस में बताया था। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कॉजल या सिंपली कोरिलेशनल हाइपोथेसिस भी हो सकता है। डायरेक्शनल जिसमें डायरेक्शन बता दिया या पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, और अगर डायरेक्शन नहीं बताई, सिर्फ बताया है कि इन दोनों वेरिएबल के आपस में कोई ना कोई लिंक है, कोई ना कोई एसोसिएशन है, कोई ना कोई रिलेशनशिप है, तो ये नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि अब हमें रिलेशनशिप पता नहीं है कि फॉरवर्ड रिलेशनशिप है, बैकवर्ड है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, हमें डायरेक्शन नहीं पता। दिस इज द नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज द वन इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप हैज बीन स्पेसिफाइड। अब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन भी यहाँ पर मेंशन कर दी है। नॉन डायरेक्शन जिसमें हमें डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन नहीं पता। देन कोरिलेशनल हाइपोथेसिस as then it states merely that the variables occur together in some specified manner without implying that one causes the other. अब कोरिलेशन हाइपोथेसिस में दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, बट वो ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि एक वेरिएबल दूसरे पर स्पेसिफिकली इफेक्ट कर रहा है, उसका कॉज है स्पेसिफिकली। तो ये अब क्लियर नहीं है कि वो वाकई ही कॉज है या नहीं है। जब ये डाउट होता है तो इस तरह के हाइपोथेसिस को हम कहते हैं कोरिलेशनल हाइपोथेसिस। सच वी क्लेम्स आर ऑफन मेड व्हेन वी बिलीव दैट देयर आर मोर बेसिक कॉजल फोर्सेस दैट अफेक्ट बोथ वेरिएबल्स। अब इस तरह के हाइपोथेसिस तब बनते हैं जब हमें पता है कि जो हमारे पास आउटकम वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके एक से ज्यादा कॉजेस हो सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा रात को सैलेड खाने से स्टमक प्रॉब्लम होते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि स्टमक प्रॉब्लम सिर्फ रात को सैलेड खाने से ही होते हैं, हो सकता है स्पाइसी खाने से भी होते हों, फास्ट फूड खाने से हो सकता है, स्टमक की अपनी नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत से अदर फैक्टर्स हैं जो स्टमक प्रॉब्लम्स कॉज़ कर सकते हैं। तो अब इस तरह के हाइपोथेसिस को हम कहते हैं कोरिलेशन हाइपोथेसिस, जिसपे स्पेसिफाई ना हो कॉजिंग फैक्टर। देन एक्सप्लेनेटरी या कॉजल हाइपोथेसिस। कॉजल, कॉज से निकला है वर्ड वजह। अच्छा, ये ऊपर वाले एग्जांपल भी दिया। लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। तो अब लेवल ऑफ एफिशिएंसी जो है, इसका सिर्फ जॉब कमिटमेंट तो नहीं है कॉज, इसके तो और भी बहुत से कॉजेस हो सकते हैं। देन एक्सप्लेनेटरी कॉजल हाइपोथेसिस। कॉज से वर्ड निकला है, कॉज मतलब होता है वजह। इट इम्प्लाई द एक्जिस्टेंस ऑफ और चेंज इन वन वेरिएबल कॉजेज और लीड्स टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल। ये हमें स्पेसिफिकली कॉज बता रहा है कि एक वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट, यानी कि वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा। जिस तरह फोर्थ हाइपोथेसिस का था कि जितनी ज्यादा जॉब कमिटमेंट होगी उतना ही लेवल ऑफ एब्सेंटिज्म लो होगा। तो अब एक के इंक्रीज होने से दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब ये रिलेशनशिप बता रहा है, और ये नेगेटिव रिलेशनशिप है कि अगर एक आईवी इंक्रीज हो रहा है, डीवी डिक्रीज हो रहा हो, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप कहलाता है। अगर आईवी इंक्रीज हो रहा है, डीवी भी इंक्रीज हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इट मींस पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो एक्सप्लेनेटरी फर्दर एक्सप्लेन करके बता दिया है हमने कि एक के इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरे पर क्या इफेक्ट आ रहा है। देन डिफरेंट वेज है टू स्टेट हाइपोथेसिस। अब एक ही हाइपोथेसिस को डिफरेंट तरीकों से यहाँ पर बताया हुआ है। आप किसी तरह से भी कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि हाई मोटिवेशन कॉजेज हाई एफिशिएंसी, हाई मोटिवेशन लीड्स टू हाई एफिशिएंसी, हाई मोटिवेशन रिलेटेड टू हाई एफिशिएंसी एंड सो ऑन। ये आप रीड आउट कर लीजिएगा, आसान आसान है। ये लास्ट वाला जो लास्ट हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था उसी से रेलेवेंट बताया हुआ है। द हायर द मोटिवेशन द हायर द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। देन नल हाइपोथेसिस। अच्छा, ये जो ऊपर 2 टाइप्स थी ना, रिलेशनल हाइपोथेसिस, ये कोर इसके आगे 2 टाइप से कोरिलेशनल हाइपोथेसिस होता है या एक्सप्लेनेटरी या कॉजल हाइपोथेसिस। कोरिलेशन में कॉज स्पेसिफाई नहीं होता, लेकिन एक्सप्लेनेटरी में स्पेसिफिकली कॉज बता दिया जाता है और उसके इफेक्ट बता रहे होते हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या होगा। देन नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ज्यादातर नेचुरल होता है, ये आपने याद रखना है। इसमें हम कोई भी 2 वेरिएबल्स का कहते हैं आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नल से नहीं को आपने याद रखना है। जिस तरह मैं कहूँ कि सैलड ईटिंग एट नाइट और स्टमक इशू, स्टमक प्रॉब्लम, इन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन सैलड ईटिंग एट नाइट एंड स्टमक प्रॉब्लम। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया, दिस इज नल हाइपोथेसिस। अगर मैं इसके ऑपोजिट स्टेटमेंट दूं, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन सैलड ईटिंग एट नाइट एंड स्टमक प्रॉब्लम, इसके ऑपोजिट स्टेटमेंट दिया है, तो ये जो ऑपोजिट स्टेटमेंट होगी वो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहलाएगा। अल्टर हमेशा वैसे भी ऑपोजिट चीज को बोलते हैं, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस क्या चीज है? देयर इज, हम इसको स्टेट जब भी करते हैं, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स और द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इज जीरो। सिंबॉलिकली नल हाइपोथेसिस को एज नॉट से प्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल्स नीचे दे दी हैं। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट एंड द लेवल ऑफ एफिशिएंसी, या द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट एंड द लेवल ऑफ एफिशिएंसी इज जीरो। हम इस तरह से इसको लिखते हैं कि ये हमें कहता है कि कोई रिलेशन नहीं है।
इट डज़ नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन, और ये डायरेक्शन भी नहीं बताता नल हाइपोथेसिस, याद रखना है ये डायरेक्शन नहीं बताता, ये हमेशा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है। एच नॉट इज नॉन डायरेक्शनल, ये एमसीक्यू भी आ सकता है आपका। फर्स्ट वी लुक वेदर और नॉट देयर इज एन एसोसिएशन, देन वी गो फॉर द डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले देखते हैं एसोसिएशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो फिर हम उसकी डायरेक्शन देखते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डायरेक्शन देखने के बाद हम उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, कि जितना ज्यादा होता जा रहा है उतना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उतना ही डिपेंडेंट वेरिएबल हाई हो रहा है क्या, या इंक्रीज होने से डिक्रीज हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम सबसे पहले एसोसिएशन देखते हैं, फिर डायरेक्शन देखते हैं, और फिर स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन फाइंड आउट करते हैं। Then any credibility in our hypothesis, then the research data should reject the null hypothesis. अगर हमारा जो डाटा है, हम ज्यादातर alternate hypothesis suggest कर रहे होते हैं, ठीक है, कि there exist हम relationship, हम alternate hypothesis suggest करते हैं कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। जितना ज्यादा डाटा हमारा क्रेडिबल होगा, वैलिड होगा, ऑथेंटिक होगा, रिलायबल होगा, उतना ही ज्यादा आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कि आपका जो डाटा है वो ज्यादा क्रेडिबल है, और नल हाइपोथेसिस आप रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो रहा होगा। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव इज ऑपोजिट टू नल हाइपोथेसिस। इसमें ये हमें कहता है देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्या द अल्टरनेटिव टू नल the alternative to null hypothesis is the alternative to null hypothesis simply states that there is relationship between the variables, और alternative hypothesis को हम 1 से प्रेजेंट करते हैं, एच 1 हम लिखते हैं, एच हाइपोथेसिस 1 अल्टरनेट के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा स्मॉल ए भी यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, आपकी बुक में मेंशन नहीं है। एनी हाउ देयर इज एग्जांपल, आपको जब भी ऐसा डेफिनेशन आए आप उसके साथ एग्जांपल की हेडिंग देकर बस लिखें, इससे मार्क्स अच्छे आएंगे। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर एंड देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। अब रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अगर आप इसका नल हाइपोथेसिस बनाना चाहें, आप लिखेंगे देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। Then the fifth type of hypothesis is research hypothesis. Research hypothesis क्या होता है? वो actual statement जो आपने actually अपनी research work के लिए लिखी है, आप उस statement की basis पर तमाम literature review करेंगे, आप अपनी जो तमाम research है वो उसको बिल्ड करेंगे। दैट इज योर रिसर्च हाइपोथेसिस, जो आप एक्चुअली अपनी रिसर्च वर्क के लिए लिख रहे होते हैं, और इसमें आप डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप भी जरूर बताते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस द एक्चुअल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड बाय द रिसर्चर व्हिच मे आल्सो सजेस्ट द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद देयर एफिशिएंसी। अब हाइपोथेसिस का रोल क्या है, ये क्या रोल प्ले करता है? इट गाइड द डायरेक्शन ऑफ स्टडी, ये स्टडी की डायरेक्शन हमें बता रहा था, क्योंकि आपने जब एक स्टेटमेंट दिया आप उसी पर अब आप लिटरेचर सर्च करते हैं, उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी बेसिस पर आप लिटरेचर सर्च करेंगे, लिटरेचर में क्या रिलेशनशिप के बारे में कहा जाता है उन दोनों वेरिएबल्स के। आपके पास एक अच्छी क्लैरिफाइड हाइपोथेसिस होना चाहिए, तो ये आप डायरेक्शन ऑफ स्टडी बता रहा होता है कि आपने किस तरफ स्टडी को मूव ऑन करना है। सेकंड, इट आइडेंटिफाइज द फैक्ट्स दैट आर रेलेवेंट एंड दोज दैट आर नॉट, और ये वो फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर हाइपोथेसिस, आपको ऐसे फैक्ट्स पता जा रहे हैं जो आपके हाइपोथेसिस से रिलेट भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे पता जा रहे होते हैं जो उसके ऑपोजिट जा रहे होते हैं, जो उसके इनकंसिस्टेंट होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, कंट्रास्ट में होते हैं। फोर्थ वन, इट सजेस्ट विच फॉर्म ऑफ रिसर्च डिजाइन इज लाइकली टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आप हाइपोथेसिस की बेस पर चेक करते हैं, आपको पता चलता है कि कौन सा स्टडी डिजाइन, कौन सा रिसर्च डिजाइन आपके लिए अप्रोप्रिएट है टू अडॉप्ट एंड टू कंडक्ट योर स्टडी। अब ये स्टडी डिजाइन जो है, ये हम पहले इससे प्रीवियस जो चैप्टर थर्ड था, चैप्टर थर्ड, उसमें आप स्टडी डिजाइन पढ़ चुके हैं। तो आप हाइपोथेसिस के बेस पर स्टडी डिजाइन सजेस्ट करते हैं। देन हाइपोथेसिस ही आपको एक फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंक्लूजन ऑफ द फाइंडिंग्स प्रोवाइड करता है। आप हाइपोथेसिस को ही बेसिकली प्रूव करने के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिजल्ट्स फाइंडिंग्स अपना वैल्यूएट करते हैं, और फिर कंक्लूजन लिखते हैं। देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्टेबल हाइपोथेसिस, टेस्टेबल ऐसा हाइपोथेसिस जो टेस्टेबल है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? हाइपोथेसिस शुड बी conceptually क्लियर, बिल्कुल calm and clear, एम्पल क्लियर होना चाहिए आपका।
हाइपोथेसिस। सेकंड, एम्पिरिकल रेफरेंस होने चाहिए उसके। द वेरिएबल कंटेन इन द हाइपोथेसिस शुड बी एम्पिरिकल रियलिटीज, वो एम्पिरिकल रियलिटी बेस पर होना चाहिए। इन केसेस दैट आर नॉट एम्पिरिकल देन इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मेक द ऑब्जर्वेशन। अगर वो एम्पिरिकल रियलिटी पर बेस नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली उस पर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर डाटा कलेक्ट नहीं कर सकेंगे। मतलब ये कि आप मेजरेबल होना चाहिए, आपके जो उसके अंदर वेरिएबल्स हैं वो मेजरेबल हों, आप मेजर कर सकते हो। हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक, और हाइपोथेसिस स्पेसिफिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर फ्रेम ऑफ वर्क, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। स्पेसिफिकली उसमें वेरिएबल्स मेंशन हो। हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। आपका हाइपोथेसिस ऐसा हो जो आपके पास रिसर्च टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जो स्टडी डिजाइन अवेलेबल है, आप उन पर वो अप्लाई करके हाइपोथेसिस को फर्दर स्टडी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने हाइपोथेसिस ऐसा वेग सा चूज कर लिया, ना कोई उसके लिए रिसर्च टेक्निक है, ना कोई डिजाइन है, आप उसको आगे फर्दर नहीं लेकर जा सकेंगे। हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ थ्योरी। सेकंड, हाइपोथेसिस आपका बॉडी ऑफ थ्योरी के साथ रिलेट करना चाहिए। देन द चैप्टर 8 रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये छोटा सा चैप्टर है, इसके बाद हम आपको सिस्टमैटिक रिव्यू, आगे नेक्स्ट चैप्टर है वो बाद में करेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या चीज होती है? लिटरेचर जो जितनी रिसर्च वर्क हो चुका है इन पास्ट पास्ट स्टडीज में, जितना रिसर्च वर्क हो गया है, दैट इज योर लिटरेचर। ठीक है, अगर आप उसको रिव्यू करते हैं, उसको थॉरली रीड करते हैं, दैट इज योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब आपने अपना जो हाइपोथेसिस सजेस्ट किया है उसकी बेसिस पर उसके वेरिएबल्स को, उनके वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करने के लिए आप ढेरों रिसर्च वर्क्स रीड आउट करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, डिसर्टेशंस पढ़ते हैं, दैट इज योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज बेस्ड ऑन द assumption and that knowledge accumulates and that we learn from and build on what others have done, कि दूसरों ने क्या किया, आप उसकी बेसिस पर अपना नॉलेज बिल्डअप करते हैं। तो रिसर्चर्स रीड स्टडीज टू कंपेयर। अब ये स्टडीज को क्यों स्टडी किया जाता है, लिटरेचर क्यों रिव्यू किया जाता है? ताकि आप अपना हाइपोथेसिस को कंपेयर कर सकें, रेप्लिकेट कर सकें या क्रिटिसाइज कर सकें जो आपकी स्टडी है उसकी नोयत के मुताबिक। लिटरेचर रिव्यू के गोल्स क्या है? नंबर 1, टू डेमोन्स्ट्रेट अ फेमिलियरिटी विद द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, कि जो ऑलरेडी स्टडीज हो चुकी हैं आपने उसके साथ फेमिलियरिटी डेवलप करनी है, डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, और अपने डाटा की क्रेडिबिलिटी, उसकी वैलिडिटी जो है उसको एस्टैब्लिश करना है। सेकंड, टू इट द लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली द पाथ ऑफ प्रायर रिसर्च, आप प्रायर रिसर्च को स्टडी करते हैं, जानते हैं, और करंट रिसर्च प्रोजेक्ट को लिंक करते हैं उसके साथ, कि आपको अपने प्रोजेक्ट के क्या रिजल्ट आ रहे हैं और प्रीवियस रिसर्चेज में उसी के बारे में क्या क्या बताया गया है, आप कंपेयर करते हैं। थर्ड वन, टू इंटीग्रेट एंड समराइज व्हाट इज नोन इन एन एरिया, कि ऑलरेडी क्या नोन था, आप उसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, समराइज कर रहे होते हैं, कंक्लूड कर रहे होते हैं, आप उसके बारे में एक समरी दे रहे होते हैं, एक रिपोर्ट दे रहे होते हैं। देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स एंड स्टिमुलेट न्यू आइडियाज, जो बाकियों ने रिसर्च की आप उससे लर्न कर रहे होते हैं, जो आपने रिसर्च की आपने उससे क्या सीखा, आप न्यू आइडियाज क्या जनरेट कर रहे हैं वो स्टिमुलेट करते हैं। इट्स बेसिकली स्टिमुलेट्स द न्यू आइडियाज, लिटरेचर रिव्यू। एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, आप बहुत से वेरिएबल्स से भी को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं बाय लिटरेचर रिव्यू, आपको बहुत से अदर वेरिएबल्स रिलेटेड टू योर स्टडी वेरिएबल्स मिल जाते हैं। एंड देन हेल्प्स इट, लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स इन डेवलपिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, आपको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करने में हेल्प करता है लिटरेचर रिव्यू। टाइप्स ऑफ रिव्यूज किस किस किस्म के हो सकते हैं? सेल्फ स्टडी रिव्यूज होते हैं। सेल्फ स्टडी रिव्यूज एक्चुअली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं, आप खुद से स्टडी कर रहे हैं बुक्स वगैरह, दैट इज योर सेल्फ स्टडी रिव्यू। कॉन्टेक्स्ट रिव्यू क्या है? प्लेस अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इन द बिग पिक्चर, के आपका जो अपना स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, जो आपने स्पेसिफिक हाइपोथेसिस दिया है, आप उसकी बेसिस पर जितना भी लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, एक बिग पिक्चर आपके पास आ रही है, वो आपका कॉन्टेक्स्ट रिव्यू है, कि आपने अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली रिव्यू किया। ये तो खुद से हमें अभी अपनी नॉलेज के लिए रिव्यू कर रहे हैं। देन हिस्टोरिकल रिव्यू, हिस्ट्री से पढ़ निकला है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई भी एक पॉइंट या कोई वेरिएबल है उसमें क्या क्या चेंजेस आती रही विद द पैसेज ऑफ टाइम हिस्ट्री में, आप उसको स्टडी करें। ट्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ एन इशू, कि वो इशू विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे रेज करता आ रहा है, जैसे कोविड-19 है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे रेज करता गया, आप अगर इसको स्टडी करते हैं, दैट इज योर हिस्टोरिकल रिव्यू। देन थ्योरेटिकल रिव्यू, ये डिफरेंट थेरीज को कंपेयर करने के लिए थ्योरेटिकल रिव्यू किया जाता है। डिफरेंट थेरीज, आपने सेम टाइप ऑफ थेरीज रिव्यू की और आप उनको कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें क्या फ्लॉ है या क्या इम्प्रूवमेंट है या कौन सी अच्छी थ्योरी है। इंटीग्रेटिव रिव्यू, इंटीग्रेटिव का मतलब है इंटीग्रेट करना, मिलाना, मिलजुल कर। ठीक है, समराइजेस व्हाट इज नोन एट अ पॉइंट इन वन टाइम।
एक स्पेसिफिक टाइम में ऑलरेडी क्या पता था, दैट इज योर इंटीग्रेटेड रिव्यू। मेथोडोलॉजिकल रिव्यू में आप मेथोडोलॉजी बेसिकली आपका फोकस होता है। इट पॉइंट्स आउट हाउ मेथोडोलॉजी वेरीज बाय स्टडीज, स्टडी के साथ साथ मेथोडोलॉजी कैसे चेंज होती जा रही है, दैट इज योर मेथोडोलॉजिकल रिव्यू। अब लिटरेचर सर्च करना है आपने, तो आप कहाँ से लिटरेचर सर्च कर सकते हैं? नंबर वन, कंप्यूटर पर ऑनलाइन सिस्टम, स्कॉलरली जर्नल्स होते हैं। जर्नल क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज अ जर्नल। ठीक है, जिस तरह पीएफएमजे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस मेडिकल जर्नल है, ये एक्चुअली हमारा जर्नल है। हम बेसिकली डूइंग सर्विंग इन एएफआईसी एनआईएसटी, तो हमारा जो जर्नल है वो पीएफएमजे जर्नल है। इसी तरह से जेपीएमए जर्नल होता है। आपको डिफरेंट मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड के साइकोलॉजिकल जर्नल्स होते हैं। तो बुक्स हैं, आप उनसे लिटरेचर सर्च कर सकते हैं। डिसर्टेशंस होती हैं, जो पूरा थीसिस वर्क होता है वो डिसर्टेशन होता है बेसिकली। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ की, एनआईसीवीडी की, एनआईएच की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं। पॉलिसी रिपोर्ट्स एंड रिप्रेजेंटेड पेपर्स हैं, और बिब्लियोग्राफिक इंडेक्सेस होते हैं। These all are the sources for literature research. इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेसन के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाला न्यू लेक्चर टाइमली मिले। थैंक यू।